अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आप सब लोगों का हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं हूं लोगों का होस्ट और कुदरत, मैं हूं साहिल अफगान। और आज हम फिर से एक बहुत ही बड़े वॉरियर की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हम लोगों ने पहले तो बहुत सारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाई है, उसके बेटे शिवाजी महाराज पे लोगों ने बनाई है। जो लोग भी देखना चाहते हैं उसको चेक कर, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है। तो आज हम लेकर आए एक और जो है वॉरियर, बड़ा वॉरियर पृथ्वीराज चौहान। राजा था मेरे ख्याल में। पृथ्वीराज चौहान जो है ये किंग था, ग्रेट वॉरियर है ये तो है। मैंने इसके बारे में सही बताऊं, मैं बहुत बार नाम मतलब इसका नाम मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। हम लोग मतलब चाहते भी थे कि इस पे वीडियो बनाए, आज बना ही लिया। तो देखते हैं, वाच करते हैं कि कौन था, कैसा इसने फाइट किए थे, हिस्ट्री क्या है इसके बारे में, तो स्टोरीज क्या है इनकी। वाच करते हैं, इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले कितनी सपोर्ट मिल रही है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो है रिवीलिंग आइज चैनल वालों की वीडियो है। देखो रिवीलिंग आइज लिखा हुआ है। जी भाई दिखा। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियां देखना पसंद है जी तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल ठीक है भाई, करेंगे रिवीलिंग आइज। अच्छा, इनका जो है लोगो चल रहा है, दिखा रहे, हिस्ट्री वाला दिखा रहा है। वो आ गया, ये आ गया इंडिया। हमारे इतिहास में दिल्ली हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अच्छा। हर शासक यही राज करना चाहता था। मुगल शासन काल के पहले इस गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान। अच्छा। और आज हम इसी महान योद्धा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आप नहीं जानते। अच्छा। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में अजमेर में हुआ था। अच्छा, 1149। पिता थे सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे। अच्छा, उसके और बारे में उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। पृथ्वीराज बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे। अच्छा। शिकार भी उनका प्रिय खेल था। ओहो। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण चलाना। अच्छा। मतलब वो बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज के सहारे अपना शिकार कर सकते थे। उनके नाना उनकी इस वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न थे। मतलब चीज को देखता नहीं था, आवाज से तो पृथ्वी को दिल्ली की राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बने। 16 वर्ष के। दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद पृथ्वीराज ने एक किले पिथौरगढ़ का निर्माण करवाया। अच्छा। पर उनका दिल हमेशा ही अजमेर में रहा। अच्छा। इसलिए उन्होंने दोनों नगरों को राजधानी का दर्जा दे दिया। अच्छा। लगातार विजय अभियान चलाकर उन्होंने अपनी राज्य सीमाओं को गुजरात और पूर्वी पंजाब तक बढ़ा लिया था। अच्छा। जिस कारण कई राजा उनसे जलने लगे थे। उनमें से एक थे राजा जयचंद, यही तो मसला जिनकी था। राजधानी कन्नौज में थी और उनका राज्य दिल्ली के पूर्व में काफी दूर तक फैला था। अच्छा। लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज की प्रसिद्धि से जितना जलते थे, उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से उतनी ही प्रभावित थी। अच्छा। वहीं पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता के कायल थे और वो भी मन ही मन उससे प्रेम करने लगे थे। अच्छा। जब यह बात राजा जयचंद को पता लगी कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से प्रेम करती है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। क्यों भाई? वो और तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता का विवाह करने का फैसला कर लिया और उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। अच्छा। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। अच्छा। जिसमें वो अपनी पसंद का वर चुन सकती थी। अच्छा। इस फैसले से संयोगिता भी बहुत प्रसन्न थी और वो जयचंद की चाल से अनजान थी। अच्छा। जयचंद ने देश के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रण भेजा सिवाय पृथ्वीराज के, मगर उसका इससे भी पेट ना भरा। अच्छा। इसलिए उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल बनाकर विवाह मंडप के प्रवेश द्वार पर रख दिया। अच्छा। जब समय हुआ तब संयोगिता जयमाल लेकर आई और बिना किसी राजा के गले में डाले
उसने वो जयमाल पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दिया। क्या यह सीन है। देखकर जयचंद और बाकी राजा सन्न रह गए। ओहो। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। हम्म। अगले ही पल मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और उन्होंने संयोगिता का हाथ थामा और उसे अपने घोड़े में बिठाकर ले उड़े। क्या बात है। जब तक जयचंद और अन्य राजा कुछ कर पाते तब तक वह बहुत दूर निकल चुके थे वाह। और शीघ्र ही अपने सैनिकों के साथ वो दिल्ली पहुंच गए। अच्छा। इस बीच अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था अच्छा। और उसने पश्चिमी पंजाब में राज कर रहे महमूद गजनबी के वंशजों को हराकर वहां कब्जा कर लिया था अच्छा। अच्छा। और अपनी सेना लेकर भटिंडा तक आ पहुंचा। अच्छा। पर यहाँ से तो पृथ्वीराज की सीमा आरंभ होती थी और पृथ्वी को हराना इतना आसान नहीं था। वॉरियर था मगर भाई। अपनी जीत के घमंड में गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया अच्छा। और उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा। यह समाचार जैसे ही पृथ्वीराज को मिला वो भटिंडा के लिए निकल पड़े अच्छा। और गौरी से जा भिड़े। गौरी की सेना को पिछली जीत का नशा था। अच्छा। वहीं पृथ्वीराज की सेना देशभक्ति से ओतप्रोत थी। अच्छा। पृथ्वीराज स्वयं ही अपने सैनिकों को उत्तेजित कर रहे थे। पृथ्वी ने गौरी के कई सैनिकों को अकेले ही मार डाला। अच्छा। यह देख उनकी सेना में उत्साह भर गया था। उन्होंने गौरी की सेना पर 3 तरफा हमला किया। इतने कठिन मुकाबले की गौरी को उम्मीद न थी। इस युद्ध में गौरी अधमरा हो गया अच्छा। और उसके सैनिक उसे लेकर भाग खड़े हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की ओहो। जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। अच्छा। अच्छा। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज ने 18 युद्धों में से गौरी को 17 बार हराया था। ओहो। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद के मन में पृथ्वी के लिए कटुता बढ़ती चली गई अच्छा। और उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। जब उसे महमूद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह गौरी से जा मिला अच्छा। और दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में फिर पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। ओह। इस बार गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। तो बहुत सारे लोग थे। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गौरी को वापस जाने के लिए कहा। अच्छा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना थोड़ी पीछे हटा ली अच्छा। ताकि वो छल कपट की नीति अपना सके। अच्छा। अपनी सेना लेकर लौटने की बजाय उसने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। अच्छा। पृथ्वीराज को लगा कि वो उनकी बात मान गया है। वो उसकी चाल समझ न सके और सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। फिर एक दिन बिल्कुल सुबह जब सैनिक पूजा पाठ में लगे थे अच्छा। तब गौरी ने अचानक हमला कर दिया और कत्ले आम मचा दिया अच्छा। और धोखे से पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेर कर पृथ्वीराज और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई को बंदी बना लिया। कोई बंदी कर दिया धोखे की फिर। काट न वीरता से हो सकती है और ना साहस से। अच्छा। आखिरकार पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा धोखे का शिकार हो गया। अच्छा। बंदी बने हुए पृथ्वीराज को जब गौरी के दरबार में पेश किया गया तब पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया अच्छा। और उसने पृथ्वीराज को नजर झुकाने को कहा मगर पृथ्वीराज नहीं माने और कहा सच्चे राजपूत की नजर सिर्फ मृत्यु ही झुका सकती है और अच्छा ये कोई भी नहीं। राजपूत है। इस पर जवान गौरी राजपूत बौखला थे। गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। अच्छा। पर पृथ्वीराज की आंखें अपने सामने झुका न सका और आखिरकार उन्हें अंधा कर कर कारागार में डाल दिया गया। ओहो। पृथ्वीराज के राजकवि और उनके प्रिय मित्र चंद बरदाई से पृथ्वीराज की यह दुर्दशा सहन नहीं हुई। उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। ओहो। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने इस सच्चाई को परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। ओह। एक धनुष और एक बाण पृथ्वीराज के हाथ में थमा दिया गया। अच्छा। उनसे कहा गया कि वो अपने धनुष का कमाल दिखाएं। अच्छा। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूँ, मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। ओहो। मैं तो तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। अच्छा। गौरी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का अंदाजा लग गया। ओहो। तभी चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 5 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है
मत चूके चौहान। अच्छा उस दोहे में गौरी की दूरी बताई गई थी। अच्छा। अब पृथ्वीराज के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों थी। गौरी की स्थिति का पूरा पता मिलते ही पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो सीधा जाकर गौरी के गले में लगा और गौरी वहीं चल बसा। अच्छा। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को छुरा मारकर अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। अच्छा। कहते हैं चंबरदाई और पृथ्वीराज का जन्म भी एक साथ हुआ था और मरण भी एक साथ हुआ। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक है। क्या बात। इस खबर को सुनते ही संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरह एक वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में अपनी ना मिटने वाली छाप छोड़कर चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप पृथ्वीराज के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर जी बताएं। जरूर बताएंगे। सो ये थी वीडियो। मतलब ये मैंने सुना था मोहम्मद शाह गौरी उन्हीं के बारे में जब लड़ाइयाँ हुई थी, मतलब वो तो हिस्ट्री थी, वो तो पीछे रह गए सब कुछ। मतलब इन्होंने जो मतलब कुछ और ऐड किया हुआ था स्टोरी के बारे में कि वो मतलब कैद कर लिया, फिर वहाँ पे ले गए, फिर वहाँ पे इन्होंने मतलब उनकी आंखें निकाल दी गई, निकाले और बाद में उसको जो मतलब चुनौती दे दी कि मतलब ये कैसे आंखें बिना आंखों के जो मतलब ये हाँ यही बात भी कर रहा है कि इतना मतलब ये बहुत ही अजीब है। इसके पास इतना बड़ा मतलब टैलेंट था कि जो है मतलब सुनने से जो है किसी चीज को जो है वो कर लेता, मतलब किसी चीज को देखता नहीं था, सुनने से ही उसको मार देता। आवाज से मतलब पता कि इधर है, कहाँ पे उसको जो कहाँ पे ये इसको बोली बड़ा। हिस्ट्री में अगर देखो हमेशा इसी तरह आया हुआ है कि हिस्ट्री में फाइट होते थे, मतलब कभी अफगान वॉरियर्स होते थे, कभी इंडियन वॉरियर। छत्रपति शिवाजी महाराज कितना बड़ा वॉरियर था, उसके हमेशा फाइट होती थी। मतलब तब इसी तरह अलग दौर था, हर कोई अपने लिए लड़ता था और अपने वफाद के लिए लड़ता था। बिल्कुल नहीं था अभी जो मतलब अपने वफाद के लिए और ये लूट मार के लिए मतलब एक चीज मानना पड़ेगा जो कि इंडियन जो किंग्स थे उन्होंने कभी भी जिस दूसरे देश पे जो है अटैक नहीं किया। ये बात हमें मानना पड़ेगा, हम लोग कबूल करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, मतलब चाहे गौरी हो, खिलजी हो, मतलब दुरानी हो, गजनवी हो या सारे मतलब अब्दाली हो या जो भी था, वो सब जो है मतलब ये चीज उस टाइम एक कल्चर बना हुआ था कि दूसरों को लूट कर ले और खुद खाओ, मतलब इस तरह कल्चर बना हुआ था। सिर्फ ये सब चलता था जो कि हमें मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये बात जिस तरह मतलब हमेशा इसी तरह ही है कि हमेशा जो भी बड़ा वॉरियर हो उसको जो है धोखे से ही फंसाया हुआ है। धोखे से जो अपने लोग धोखा करते हैं, उनसे फंसाते हैं। हाँ, अपने लोगों की वजह से मतलब अपने लोगों से गद्दारी करते हैं। तो हमेशा इसी तरह हुआ है। और यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि उसका जो मतलब सुसर था, पता नहीं क्या था, उन्होंने जो उसको उकसाया। मतलब ऐसा ही था उस जमाने में, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सब कुछ करते थे राजा वगैरह। वैसे एक बात तो है कि पृथ्वीराज चौहान का जो नाम है वो मैंने काफी बार सुना हुआ है, जिस तरह मैंने पहले भी बोला। ये वाकई में बहुत ही बड़ा वॉरियर था और 16 बरस में ही ये दिल्ली के सीट पर बैठा था। मतलब ये तब से इतना मतलब तेज था, चालाक बंदा था। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अफवान एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर क्या करें ताकि मैं पता चले आप लोगों को सपोर्ट मिल रही है। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।